गांव का नाम था कमालपुरा और नेताजी का नाम था कमल पहलवान। कमल पहलवान अपने इलाके का जाना पहचाना नेता था। नेताजी को भैंस का दूध पीने का बड़ा ही शौक था, इसीलिए उन्होंने घर में भैंस पाल रखी थी। एक दिन नेताजी शहर से अपनी पत्नी बसंती से फोन पर कहते हैं, अरे बसंती, नैना का दूध पीने का बड़ा मन है। घर आ रहा हूँ, आते ही जी भर के नैना का दूध पीऊंगा, झंडा गाड़ के। घर तो आ जाओ, पी लेना नैना का दूध। नेताजी नैना का दूध पीने की इच्छा मन में लिए घर आते हैं, पर घर आकर जैसे ही दूध पीने लगते हैं, उनका अचानक ही सारा मूड बिगड़ जाता है और वो कहते हैं, थू 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 थू, हाय हाय, यो कैसा दूध पकड़ा दिया। यो दूध तो नैना का है ही नहीं, झंडा गाड़ के। तो मैंने कब कहा नेताजी कि ये दूध नैना का है झंडा गाड़ के? यो तो दुधिया का है, दुधिया का। अब तो यो ही मिलेगा। मैं तो कहूँ गटागट करके पी जाओ। हाँ, अरे नैना के होते यो दूध क्यों पीना? क्योंकि थारी नैना तो अब ना रही। क्यों? अरे नैना मर गई या भाग गई झंडा गाड़ के? तभी नेताजी का खास चमचा राजू तिरछा कहता है, ऊ आपका नैना मरी वरी नहीं और ना ही भाग भाग गई। ऊ तो भगाई गई है ना नेताजी, मतलब ऊ चोरी हो गई है ना। क्या कहा? नेताजी की भैंस चोरी? मेरी नैना की चोरी? चोर में इतनी हिम्मत कैसे आ गई? अभी के अभी पूरा थाना हाजिर करो झंडा गाड़ के। नेताजी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ा था और पुलिस थानेदार से कुछ बोलते नहीं बन रहा था। सभी नेताजी का भाषण सुनने को मजबूर थे। अरे किसी ठेले वाले की चम्मच या कटोरी चोरी ना हुई, नेताजी की नैना चोरी हुई है। जल्दी से ढूंढ निकालो, वरना थाना बंद करवा दूंगा। फिर मंदिर में घंटा बजाना झंडा गाड़ के। हम भैंस ढूंढ रहे हैं नेताजी, जल्दी भैंस और चोर दोनों पकड़ लेंगे। अरे जानते भी हो, नेता जनता का सेवक होता है। 24 में से 18-18 घंटे काम करना पड़ता है झंडा गाड़ के। क्यों झूठ बोलते हो जी? नैना का सारा दूध गट के 18 घंटे सोकर जनता की कौन सी सेवा करते हो? अरे तू चुप कर, तेरे को कुछ पता भी है? नेता का झूठ जनता का विश्वास होता है झंडा गाड़ के। तो अब हम चले नेताजी आपकी भैंस ढूंढने। उसे भैंस नहीं, हमारी नैना बोल, नैना, झंडा गाड़ के। जी नेताजी, अब तो हम आपका नैना को ढूंढ कर ही दम लूंगी। हाँ। पुलिस उसी समय नेताजी की भैंस को ढूंढने में लग जाती है। मैडम लज्जो कई जानवर चोरों को पकड़कर थाने लाती है और एक चोर को पीटते हुए कहती है, बता बता नेताजी का भैंस कहाँ है? सीधे सीधे मुंह खोल, वरना बहुत पिटेगा। हाँ मैडम, मैं तो बकरी चोर हूँ, भैंस चुराना तो मेरी लिस्ट में है ही नहीं। लज्जो एक दूसरे चोर से कहती है, यो तो बकरी चोर है, अब तू भी बता दे कि तू कौन सा चोर है बेटा। मैडम, मैं तो इससे भी बहुत छोटे दर्जे का चोर हूँ। क्यों, तू क्या चड्ढी चोर है बेटा? नहीं मैडम, मैं तो मुर्गी चोर हूँ। चोर के यह कहते ही थानेदार मनोहर हंसने लगते हैं और कहते हैं, मैडम, ये बकरी और मुर्गी चोर पकड़कर नेताजी की भैंस न मिलने वाली। भैंस तो मिल के रहेगी। मुझे भी नेताजी को नैना का दूध पिलाकर ही दम लेना है। पर मुझे नहीं लगता मैडम। आपके लगने ना लगने से आम थोड़ी ना सूख जाएंगे, आम तो आम ही रहेंगे ना। पुलिस वाले नेताजी की भैंस को ढूंढने की जी तोड़ मेहनत करते हैं, मगर भैंस नहीं मिलती। इस पर नेताजी पुलिस से नाराज हो उठते हैं और कहते हैं, बसंती, हमें नहीं लगता कि अब हम कभी नैना का दूध पी पाएंगे झंडा गाड़ के। नैना का दूध तो शेरनी का दूध हो गया। पता नहीं नैना का दूध कब पीने को मिलेगा। मिलेगा बसंती, जरूर मिलेगा। हम तो नैना के बिना पागल से हुए जा रहे हैं झंडा गाड़ के। तो फिर कुछ करो ना। आपकी पुलिस के भरोसे तो समझो नैना कभी मिलने वाली नहीं है ना नेताजी। अरे हम भी तो यही सोच रहा हूँ बसंती, झंडा गाड़ के। इस तरह नेताजी अपनी भैंस को ढूंढने का कोई दूसरा तरीका ढूंढने लगते हैं और अंत में अपनी चालू खोपड़ी के इस्तेमाल से भैंस को ढूंढ निकालने की एक शानदार तरकीब खोज निकालते हैं। वह अपने खास चमचे राजू तिरछा को बुलाकर कहते हैं, राजू तिरछा,
हमें नहीं लग रहा कि पुलिस हमारी भैंस को ढूंढ भी पाएगी झंडा गाड़ के। नेताजी, लग तो हमको भी यही रहा है। ये पुलिस भी आप नेता की जैसी हो गई है। जन सेवा का तो बस नाम है, करना कुछ है नहीं। आहा, ठीक है ठीक है, आज ही अखबार, टीवी और सोशल मीडिया पर ऐलान करवा दो कि नेता कमल पहलवान की भैंस चोरी हो गई है। तो फिर क्या? अरे जो भी नेताजी यानी हमारी भैंस नैना को ढूंढ कर लाएगा, हम उसे पूरे 5 लाख रुपया का इनाम देंगे। हैं? 5 लाख? ये तो बहुत बड़ी रकम है। पर हमारी नैना के सामने कुछ भी नहीं है। फिर जैसे ही लोगों में 5 लाख के इनाम वाली खबर पहुंचती है, चोर चोरी करना छोड़ और लोग अपने काम छोड़ सब नेताजी की भैंस ढूंढने में लग जाते हैं। इतने सारे पैसों के लालच से नेताजी के चमचे का दिमाग भी घूम जाता है। वह भी भैंस ढूंढने निकल पड़ता है और कहता है, वो नैना को तो हम ढूंढ कर लाएगा। नेताजी, 5 लाख हमका मिल गया तो समझो घर में नई गाड़ी आई गई। यही सोचकर नेताजी का चमचा एक गांव में पहुंच जाता है और एक किसान की भैंस का मुआयना करने लगता है और कहता है, ये भैंस तो हूबहू नेताजी का नैना के माफिक लगत है। क्यों बे, ये भैंस सच में तेरा है? हाँ, ये भैंस तो मेरी है। तुम्हें इसमें नेताजी की भैंस दिख रही है तो इसके निकट जाकर जान पहचान कर लो। बात तो तेरा ठीक है ये, पर फिर भी कुछ संदेह हो रहा है। तो फिर इसको निकट से पहचान कर अपना संदेह मिटा लो ना भाई, खड़े क्यों हो? जाओ जाओ। किसान के यह कहने पर नेताजी का चमचा भैंस के निकट जाने की भूल कर बैठता है और यह भूल उसे भारी पड़ जाती है। भैंस उसे ऐसी टक्कर मारती है कि बेचारा चमचा चीख उठता है। हाय 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 हाय, मर गया मर गया मर गया। इस कमबख्त भैंस ने तो हमारा कमर ही तोड़ दिया। इस ससुर का नाती नेताजी का भैंस हो ही नहीं सकत। अरे भैया, मैंने तो पहले ही कहा था ये नेताजी की भैंस नहीं है। राजू तिरछा भैंस चोट खाकर कराहता हुआ नेताजी के बंगले की तरफ जाता है तो रास्ते में अचानक ही उसकी नजर नैना पर पड़ती है। नैना एक खेत में घुसकर चरने में मगन थी। उसे देखते ही नेताजी का चमचा कमल सा खिल जाता है और कहता है, मिल गया नैना। अरे हम इसका सारा जहां मैं ढूंढता फिर रहा हूँ और ये यहाँ खेत में छुपी बैठी है। चालू कहीं की, अब तो समझ लो लग गया 5 लाख का लॉटरी। हम नेताजी को उनका नैना देगा और वो हमका देंगे पूरे 5 लाख रुपया। नेताजी का चमचा 5 लाख की धुन में नैना को लेकर खुशी खुशी नेताजी के बंगले पर पहुंचता है और फिर दर्द से कराहते हुए कहता है, नेताजी नेताजी, ये देखो आपका नैना। इसे ढूंढने में कमर तोड़वा लिए हम, पर ढूंढ कर ही ले आए हम। अब जल्दी से 5 लाख का इनाम दे दीजिए। 5 लाख की बात सुनकर नेताजी हंसने लगते हैं और हंसते हुए अपने चमचे को 5,000 देते हुए कहते हैं, ये लो पूरे 5,000 है झंडा गाड़ के। पर आपने तो 5 लाख देने को कहा था। अरे हम नेता हैं भाई, हम कब से अपना वादा पूरा करने लग गए झंडा गाड़ के हैं। यह सुनकर नेताजी का चमचा अवाक रह जाता है और उसे यह समझते देर नहीं लगती कि हाथी के दांत खाने के और तथा दिखाने के और। रामदीन तपती गर्मी में खेत में काम करता है। साथ में पड़ोसी खेत वालों की पत्नियों को उनको खाना खिलाते देखता है और सोचता है, सबकी घरवालियां खेतों में खाना लेकर आ गई, पता नहीं रामकली अब तक क्यों नहीं आई। भूख से आते अकड़ी जा रही है, अब तो घर ही जाना पड़ेगा। यह कहकर रामदीन खेत का काम छोड़कर आ जाता है। अरे रामकली, ओ रामकली, अरे आज खेत पर खाना लेकर क्यों नहीं आई? बहुत भूख लगी है। नाराज ना होना सैया जी, वो मेरी तबीयत कुछ खराब थी, बस इसीलिए बिस्तर में पड़ी रही। बिस्तर से उठ भी तो सकती थी, आलसी कहीं की। नाराज ना होना सैया जी, मैं आलसी तो बिल्कुल भी ना हूँ, वो मैं बस थोड़ी बीमार सी रहती हूँ, यही कहना चाहती हो ना? अरे मैं भी कहाँ फंस गया हूँ। खेत में काम करो, थक कर घर आओ और फिर भी खुद खाना बनाकर खाओ। यह कहकर रामदीन रसोई की तरफ बढ़ जाता है और तभी रामकली कहती है, नाराज ना होना सैया जी,
वो खाना बनाओ तो 2-4 नरम नरम सी रोटियां मेरे लिए भी सेक देना। घी शक्कर में चूरमा बनाकर खा लूंगी। फूटे भाग मेरे, जो तेरे जैसी आलसी लुगाई पल्ले पड़ गई मेरे। क्या कह रहे हो? अरे कुछ नहीं कह रहा, तेरे लिए भी सेक दूंगा रोटियां, पड़ी रहना और मौज से खाना। एक दिन रामदीन को जोरों की प्यास लगी होती है तो घर में पानी का मटका खाली मिलता है। यह देख रामदीन को रामकली पर बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है, क्यों नहीं रामकली, आज कुएं से पानी नहीं लाई क्या? नाराज ना होना सैया जी, आज मैं मजबूर थी। जरा मुझे भी तो बता, क्यों मजबूर थी? अब क्या बताऊं सैया जी, दोनों टांगों में दर्द है, टांगें दुख रही हैं। मैं सिर पर मटका रखती तो गिर नहीं जाता क्या? चोट भी खाती और मटका भी टूट जाता, नुकसान हो जाता ना। हाँ, बहुत नुकसान हो जाता। अच्छा किया तुम पानी नहीं लाई, अब मैं ही ले आता हूँ। बेचारे रामदीन को अपनी आलसी पत्नी के कारण तरह तरह की परेशानियां उठानी पड़ती थी। कभी कभी तो बेइज्जती भी सहनी पड़ती थी। लोगों से छिपते छिपाते मटका लेकर वह कुएं पर पानी लेने जाता है तो वहां खड़ी औरतें उसका मजाक उड़ाने लगती हैं और कहती हैं, क्यों देवर जी, आज सिर पर पानी मटका रखने की नौबत कैसे आ गई? रामकली पेट से है क्या? कहीं से छोड़ रातों रात मायके तो नहीं भाग गई? अरे वो आलसी कहाँ जाएगी, पड़ी होगी घर में। आलसी पत्नियों के पतियों का यही हाल होता है। देखो तो बेचारा सिर पर मटका रख कैसे ठुमक ठुमक कर चल रहा है। रामदीन उन औरतों की बातें सुनकर बड़ी बेइज्जती महसूस करता है और उसे रामकली पर बहुत गुस्सा आता है। वह सोचता है, कमबख्त ने नाक कटवा दी मेरी। उसके घर में होते हुए भी ये औरतों वाले काम भी मुझे ही करने पड़ रहे। लगता है मुझे रामकली के प्रति सख्त होना ही पड़ेगा अब। यही सोचकर उसी दिन से रामदीन अपनी पत्नी के प्रति सख्त रवैया अपनाने लगता है। एक दिन बहुत सवेरे उठकर रामकली को वह जगाने लगता है। अरे उठ, उठ जा रामकली। अभी क्यों उठ जाऊं जी, अभी तो रात है। अरे मुझे खेत पर जाना है, जल्दी से उठ और खाना बना कर दे। नाराज ना हो सैया जी, आप खेत में जाओ, मैं खाना लेकर आ जाऊंगी। नहीं नहीं, अब ये नहीं चलेगा। आज तो मैं खाना साथ लेकर ही खेत में जाऊंगा, समझ गई? आज आपको ये क्या हो गया जी, मान ही नहीं रहे। लो उठ जाती हूँ। यह कहकर रामकली उठकर रामदीन के लिए खाना बनाकर पोटली में बांधकर उसे पकड़ा देती है और कहती है, लो यह रहा खाना, खेत में जब भी भूख लगे खा लेना। अब मैं चली सोने। हाँ हाँ, जाकर खूब सो। रामदीन खाने की पोटली लेकर प्रसन्न मन से खेतों की तरफ चल देता है और सोचता है, बन गया ना खाना। देखना, मैं कुछ दिन ऐसे ही सख्त रहा तो रामकली आलस करना बिल्कुल छोड़ देगी। यह कहते कहते वह खेत में पहुंच जाता है और खेत में दबा कर मेहनत करता है और दोपहर होते होते उसे जोरों की भूख लगाती है। वह खुशी खुशी खाना खाने बैठ जाता है, मगर पोटली खोलता है तो हैरान ही रह जाता है। सब रोटियां तो जली हुई थी। रामदीन परेशान होकर बोला, फूटे भाग मेरे, कब बखत आलसी औरत ने रोटियां तो बनाई पर सब जला दी। अब इन्हें क्या खाऊं? क्यों ना सब्जी खाकर ही गुजारा कर लूं। यह कहकर रामदीन सब्जी का कटोरा उठाकर सब्जी खाने लगता है, मगर सब्जी को मुंह में डालते ही उसे भी थूकने लगता है और कहता है, अरे फूटे भाग मेरे, लगता है कमबख्त ने सब्जी में नमक की पूरी हांडी उलट दी है। थू 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 थू, ये सब्जी है या जहर? उस दिन के बाद भी रामदीन आलसी रामकली को सुधारने की ऐसी ही कई युक्तियां अपनाता है, मगर उसकी हर युक्ति फेल हो जाती है और वह सोचता है, अरे भाड़ में जाए रामकली और उसका आलस। हार गया मैं तो। अब सख्ती की तो अपना ही नुकसान होगा। इससे अच्छा तो यही है कि उस आलसी के भरोसे ही ना रहूं। यही सोचकर रामदीन घर और खेत के सब काम खुद करने लगता है और अपने साथ साथ अपनी पत्नी को भी खुद खाना पकाकर खिलाने लगता है। यह देख रामकली की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो कहती है, नाराज ना होना सैया जी, आप खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाते हो। पेट भर जाता है पर मन नहीं भरता। हाँ,
थोड़ा हलवा और मिल जाएगा क्या? मिल जाएगा, जितना चाहे उतना खाओ और खाकर बिस्तर की शोभा बढ़ाओ, और क्या। ऐसे ना बोलो सैया जी, वरना मैं नाराज होकर अपने मायके चली जाऊंगी। फिर रह लेना अकेले। हाँ। अरे तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं रहो और इस घर को सैया जी का होटल समझकर खूब खाओ पियो। जब से रामदीन सब काम खुद करने लगता है, रामकली का आलस और अधिक बढ़ता जाता है। रामकली जमकर खाती और दिन रात आराम फरमाती। फिर कुछ ही दिन बाद उसका यह आलस उसके शरीर में कई बीमारियों का घर बन जाता है और वह सचमुच में बीमार पड़ जाती है। क्यों, आज खाना नहीं खाना है क्या? नाराज ना होना सैया जी, आज तो लगता है मैं सचमुच ही बीमार पड़ गई हूँ। अरे क्यों मजाक करती हो रामकली, तुम ठीक ही कब थी? तुम तो जब से इस घर में आई हो तभी से बीमार हो। नाराज ना होना सैया जी, पहले तो मैं बीमारी के बस बहाने बनाती थी, पर अब सचमुच ही बीमार हूँ। अरे रहने दो बहानेबाज कहीं की, मुझे यकीन नहीं होता, छिपकर कुछ बनाकर खा लिया होगा। यह कहकर रामदीन बात को टाल देता है, मगर कुछ दिन बाद रामकली की तबीयत सच में ही बहुत अधिक बिगड़ जाती है। रामदीन उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर रामकली की जांच करके कहता है, लगता है आप शारीरिक मेहनत नहीं करती। वो क्या होता है डॉक्टर जी? अरे वो क्या होता है तुझे कैसे पता चलेगा, तू तो खाती पीती और सो जाती है। यह कहकर रामदीन डॉक्टर को रामकली के बारे में सारी सच्चाई बताता है और डॉक्टर उसकी बातें सुनकर रामकली से कहता है, देखिए, आज से आलस करना छोड़ दीजिए, वरना आप ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगी। वह क्यों डॉक्टर जी? क्योंकि जितना जरूरी खाना है उतनी ही जरूरी मेहनत करना है। मेहनत नहीं करोगी तो खाना ढंग से नहीं पचेगा और शरीर में बीमारियां बढ़ना शुरू हो जाएंगी। अरे अगर ऐसा है तो मैं अभी से आलस करना छोड़ देती हूँ। फिर रामकली उसी दिन से आलस करना छोड़ देती है और यह देख रामदीन बहुत खुश होता है।